ये पहला सवाल आपके बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो देखिएगा पहला सवाल क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा। मासा बोले तो HCF मेरे मित्र, मासा बोले तो HCF। देखिएगा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या क्या होता है मालूम है आपको? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये दूसरी शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड केवल क्या हो, दो हो, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो चलिए दो संख्या, दो या दो से अभाज्य संख्या का जो होगा हमारा मासा होगा एक होगा। क्या होगा? एक होने वाला है। देखिएगा कैसे, जैसे मान लिया ये दो अभाज्य संख्या ले लिए हम, 3 ले लिए और एक अभाज्य संख्या क्या ले लिए, 5 ले लिए। 3 और 5 के मासा क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। 3 और 5 के मासा क्या हो जाएगा, एक होने वाला है। जैसे आप ले लीजिए 5 और 7 के मासा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम पता चल गया है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होने वाला है, एक होने वाला है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? देखिए दो परिमेय संख्या मान लिया जाए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं जी? परिमेय संख्या हम जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो आप कहिएगा जैसे मान लिया जाए एक भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या, और दो भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं? इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कुछ नहीं तो नीचे में क्या है, 1 है, इसके भी नीचे में क्या है, 1 है। ठीक है, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर समझिएगा, तो ये हमारा दोनों परिमेय संख्या है और हम कहें कि ये दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो हम कहेंगे कि अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। आप कहिएगा कैसे? चलिए अनंत परिमेय संख्या क्या था हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा, देखिए कैसे होता है। यहाँ 1 के और 2 के बीच में बोला है, तो या तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है 1.2 निकाल सकता है, कोई बच्चा कहेगा हम 1.23 निकालेंगे, कोई बच्चा कहेगा हम 1.32 निकालेंगे, कोई बच्चा कहेगा हम 1.43 निकालेंगे, है ना? तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आएगा? अभी कोई बच्चा निकालेगा 2 निकालेगा, ठीक है, 1.222। तो ये आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये इसमें बहुत सारे परिमेय संख्या निकल रहा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या? तो अनंत परिमेय संख्या होता है। तो चलिए इससे आपको पता चला है क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है मेरे मित्र, मेरे लाडले, या क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज करेक्ट आंसर। समझ में आया बात को? चलिए बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए अब आगे बढ़े हम, लेकिन इसी में अगर बात किया जाता, देखिएगा देखिए इस बात को, ठीक है, चलिए देखिए यही सवाल में अगर कहा जाता, लेकिन बताइए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, लेकिन अगर बात किया जाता है इसमें कि दो लगातार सम संख्या के मासा क्या होगा, लगातार दो सम संख्याओं के मासा क्या होगा, तो लगातार दो सम संख्याओं का मासा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिएगा यहां से चलिए अब आगे बढ़े हम। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए इसका देखिए आगे सवाल क्या है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में केवल एक परिमेय संख्या होगा, अनेक परिमेय संख्या होगा, अनंत परिमेय संख्या होगा, कोई तर्क संगत संख्या नहीं। अभी हम बताए थे दो संख्याओं के बीच, कोई भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है, अनंत संख्याएं होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, अनेक परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या। देखिए अनंत परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े हम, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे हमारा सवाल क्या है, यहां से देखिएगा आप। चलिए देखिए कितना मजेदार सवाल है ये, आपको गौर से देखिए और आपको इसको बनाने के प्रयास कीजिए। आप क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है या प्रकृत संख्या है या पूर्णांक संख्या है या वास्तविक संख्या है, क्या है, या वास्तविक संख्या है। देखिए दिख रहा है आपको, या वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या। जरा बात बताइए आप लोग, चले देखिए आप, समझ में आ रहा है आपको? देखिए हम बताते हैं आपको, ये जो हमारा संख्या होता है, समझिएगा,
वास्तविक संख्या आप लोग पढ़े होंगे, क्या चीज पढ़े होंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोग पढ़े होंगे। और वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को कितने भागों में मेरे मित्र? दो भागों में। वास्तविक संख्या को कितने भागों में? दो भागों में। एक तो हमारा होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। और दूसरी क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो हम क्या सीखे हैं? वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। रियल नंबर जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा ध्यान देंगे आप लोग, गौर से देंगे ध्यान आप लोग। यहां देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, देखिए कि परिमेय, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक ई परिमेय क्या होता है? वास्तविक संख्या। अगर पूछा होता सवाल में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या। यहां इसका मतलब यही है कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है मेरे मित्र। तो आपको आशा है कि इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको बेसिक से बताएंगे, जो चीजें आपको मालूम नहीं है वो मैं आपको बेसिक से बताने वाले हैं। तो चलिए क्लियर यहां से, बहुत ही बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है यहां से? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े यहां से। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल आपको बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है एकदम, ठीक है? यहीं से ऑब्जेक्टिव में आता है आपका 10th बिहार बोर्ड में, ठीक है? चलिए आप गौर से देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपके लिए, ठीक है? चलिए क्या कर रहा है सवाल, यहां पर पढ़िएगा एक बार ढंग से। कह रहा है संख्या पद्धति का आविष्कारक किसने किया? संख्या पद्धति का आविष्कारक जो है किसने किया है? संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति मतलब के नंबर सिस्टम। एक बात बताइए, देखिए संख्या पद्धति बोले इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट हो जाएगा। देखिए बात को, यही आर्यभट्ट जो है हमारा, क्या आर्यभट्ट, देखिए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की अगर बात किया जाए तो यही आर्यभट्ट जी ने हमारा शून्य के भी आविष्कार किए। क्या किए हैं? शून्य के आविष्कार किसने किए हैं? शून्य बोले तो जीरो, शून्य बोले तो जीरो। तो जीरो के आविष्कार किसने किए? आर्यभट्ट साहब ने किए। जीरो के आविष्कार किसने किए? आर्यभट्ट साहब ने किए। अगर बात किया जाए कि संख्या पद्धति के आविष्कार किसने किए? संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के आविष्कार किसने किए? तो हमारा यही आर्यभट्ट साहेब जी ने किए। अगर बात किया जाए कि पाई के आविष्कार किसने किया, तो पाई के आविष्कार भी आर्यभट्ट साहेब जी ने। अगर बात किया जाए कि सूर्य सिद्धांत किसने दिया? सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत किसने दिया? तो सूर्य सिद्धांत भी किसने दिया? आर्यभट्ट साहेब जी ने दिए। सूर्य सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट साहेब जी ने दिए। अगर बात आता है कि आर्यभट्ट जो थे कौन सा देश के थे? ये हमारा थे भारतीय। क्या थे? भारतीय। क्या थे? भारतीय। अगर बात आता है कि कौन सा काल में थे, कौन सा काल के थे? तो गुप्त काल के थे। क्या? कौन सा काल? गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल के थे। क्या थे? और 6ठी शताब्दी के थे। 6ठी शताब्दी, चलिए 6ठी शताब्दी के थे। क्या थे? 6ठी शताब्दी के। तो नंबर सिस्टम, शून्य के जीरो के आविष्कारक और सूर्य के सिद्धांत के और पाई और जीरो के खोज किसने किया? तो सब के सारे क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट साहेब जी ने। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे और ये हमारा भारतीय थे। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला है कि संख्या पद्धति का आविष्कारक जो है किसने किया था? तो आपको आर्यभट्ट साहब। अब ये आपको संख्या पद्धति जो होता है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम भाग 1 में होता है। तो भाग अगर बात पूछे भाग कै में होता है? भाग, तो भाग हमारा होता है 1 में होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का निर्माता राष्ट्रीयता क्या है? संख्या पद्धति नंबर सिस्टम राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता क्या है भाई? राष्ट्रीयता भारतीय है, भारतीय है कि चीनी है? भारतीय है या चीनी, यूरोपीय है कि अमेरिकी है? क्या है? अमेरिकी है। बताइए, अभी हम बताए थे संख्या पद्धति निर्माता मतलब आविष्कार जो किया है संख्या पद्धति को, वो क्या है? राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है कि अमेरिकी है कि चीनी है? बताइए, अभी बताए थे जी, अभी हम तुरंत बताए थे भारतीय है। क्या है? भारतीय है। अभी आया था कि नहीं आया था? देखिए चलिए बहुत ही बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। अभी बताए थे हम भारतीय। चलिए कौन काल के थे? गुप्त काल के। चलिए आगे बढ़े हम, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल आपको दिख रहा है, देखिए
देखिए क्या कर रहा है, संख्या पद्धति का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ? अभी हम तुरंत बताए थे ये बात, अभी बताए थे कि नहीं ये बात? देखिए आप पढ़िए ध्यान से इसको, आप ध्यान से पढ़िए इसको। संख्या पद्धति के आविष्कार किस शताब्दी में हुआ? अभी बताए थे हम। संख्या पद्धति के आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट साहब जी ने किए। क्या किसने किए? आर्यभट्ट साहब जी ने किए। लेकिन किस शताब्दी में किए? तभी बताए थे, ये जो थे गुप्त काल के थे। क्या थे? गुप्त काल। तो बताइए छठी शताब्दी, आपको नहीं बताए थे? छठी शताब्दी में, अभी तुरंत बताएं जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संख्या पद्धति के किस वर्ग में रहती है? संख्या पद्धति किस वर्ग में रहती है? संख्या पद्धति अभी तुरंत बताए थे। संख्या पद्धति आपको जो है नंबर सिस्टम जो है, ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन हमारा क्या है? तो वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, व्यावसायिक, गणितीय। नहीं, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप। संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति क्या होता है? देखिए लाख, 10 लाख, ये सब होता है, ठीक है, करोड़, ठीक है। और ये होता है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल होता है, वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन होता है। तो ये हमारा जो है लाख, 100, 1000, ये हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वर्ग में आता है। लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ये सब कुछ आएगा, राष्ट्रीय में आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। देखिए ध्यान से दिख रहा है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, जरा गौर से समझिएगा आप लोग। चलिए देखिए, दिख रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया। चलिए ये सवाल आपका रहा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अभी हम बताए थे तुरंत, अभी जस्ट बताए थे हम, इतना इस पर आर्यभट्ट जी पर कितना अच्छा चर्चा किए थे। कह रहा है संख्या पद्धति, कह रहा है कि संख्या पद्धति किस अंश के निर्माता, किस अंश में निर्माता की प्रणाली है? अभी हम बताए थे जी, संख्या पद्धति जो है हमारा वर्णन किस मतलब किस भाग में किया गया है? तो अभी बताए थे संख्या पद्धति जो भाग 1 में रहता है। आप किताब कोनो भी लीजिए, नंबर सिस्टम भाग 1 में रहेगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा किताब निकाल के, बुक निकाल के, ठीक है। तो चलिए अब यहां से चलते हैं। चलिए देखिए आगे सवाल क्या हमारा, अगला सवाल है हमारा, बहुत ही मजेदार सवाल है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या? ये तो हो गया है, ये हमारा रिपीट हो गया है सवाल, ठीक है, ये हमारा रिपीट सवाल है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर दू क्या है? तो दू हमारा जो है एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है। दू सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दू है। चलिए क्लियर, ये सब बता दिए आपको, ठीक है, सॉरी। चलिए देखिए आगे हमारे 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या? अनंत हो जाएगा। ये तो बता दिए, फिर से आ गया सवाल, रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगला सवाल क्या हमारा, यहां से आप लोग देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? अभी हम इसके पहले बताए थे परिमेय संख्या वो होते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, या हम यूं ही कह सकते हैं कि जिसको वर्गमूल निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो हमारा परिमेय संख्या होता है। मेरे मित्र रूट में जो भी रहेगा, इसका देखिए रूट में इसका वर्गमूल नहीं निकल, अगर होता यहाँ पे अंडर रूट के 4 होता, अंडर रूट के 4 होता तो कहते वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अंडर रूट नहीं है मेरे मित्र, अंडर रूट क्या है? नहीं है। अंडर रूट नहीं है तो क्या हमारा होगा? नहीं, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ये भी हमारा देखिएगा, ये भी हमारा जो क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। देखिएगा ये हमारा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये देखिएगा आपको, ये देखिएगा आपको, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा यहाँ से। चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल था, यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल। यहाँ देखिए आप लोग, इस सवाल में आपको ध्यान से देखिए और मारिए टकटकी लगा के। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सवाल नंबर ये है हमारा, देखिए। चलिए आप देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? एक बात यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हम। कॉन्सेप्ट ये है मेरे मित्र कि आपको शांत अगर होने के लिए पूछा है कि कोई दिया हुआ है आपको संख्या, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि शांत क्या चीज? शांत, देखिए दिख रहा है आपको। चलिए शांत होने के लिए अगर बोले आपसे, तो शांत होने के लिए समझिएगा, शांत होने के लिए जिसके हर में, जिसके क्या बोले? जिसके हर में, जिसके हर में, देखिए शांत होने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिसके हर में, जिसके हर में 2 के पावर में n गुना के 5 के पावर में n, तो हमारा ये जो होता है ये हमारा शांत को दर्शाता है। अगर मान लिया अशांत को, तो अशांत अगर जिसके हर में 2 पर पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में ना हो तो उसे कहते हैं हम अशांत दशमलव। अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया था हमारा 6 बटा के कितना था? 15 था, यही था ना सवाल जी। सबसे पहले इसको काटता है तो काट लीजिए, 2 तिया के 6 कटेगा, 3 5 तिया के क्या कटेगा? 15 कटेगा। यहां से आया है 2 बटा के कितना जी? तो 5 आया है। हम क्या बोले थे? हर वाला को क्या करना है? 2 या 5 के फॉर्म में रहेगा तो कहेंगे शांत है। क्या 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया? 5, अरे कोई भी तो एक आया। देखिए अब कहेंगे इस 2 में कुछ नहीं है, खाली 5 है। 5 के पावर में क्या है? 1 है कि नहीं? और 2 के पावर में 2 बल है ही नहीं है, तो 2 के पावर कुछ नहीं तो 0 है, और 5 के पावर में क्या है? 1 है। तो ये हमारा क्या है? शांत है। ऐसे भी अगर 2 में से कोई भी एक अगर आएगा तो हमारा क्या होगा? शांत होगा। अगर 5 के जगह यहाँ पर 2 भी आता हर में तो ये भी हमारा क्या होता है? शांत होता है। लेकिन आप बात समझिएगा, अब इसमें हमारा क्या होगा? इन दोनों में, मतलब इन दोनों में से, इन दोनों के अतिरिक्त अगर हर में कुछ और आ जाए तो हमारा क्या होने वाला? वो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, सॉरी। इन दोनों के अलावा अगर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 7 आ जाएगा तो कुछ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा अशांत होगा। चलिए क्लियर? यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी?
छोटा शांत के दशमलव पर क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा अभी बताएं आपको, शांत हो जाएगा। चलिए क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के किन्हीं निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन पूछा है। यूक्लिड विभाजन के लिए जानते हैं आप लोग, पढ़े होंगे आप लोग, अब पढ़ के आए हैं यहां पर। तो यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है। देखिए जी जब से जी, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। तो हमारा यही तो कह रहा है, इससे क्या निकलता है बताइए, नहीं कहते हैं मासा निकालिए इससे, ए बराबर बी क्यू प्लस यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से मासा निकालिए। तो यहाँ पर क्या बोला था, यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने पर तकनीक है। तो लासा करते हैं, नहीं क्या कहते हैं, मासा को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या, देखो भाज बराबर नहीं होता है जी, एकदम लग रहा है कि नहीं जानते हैं आप। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस के शेषफल, प्लस के शेषफल मेरे मित्र। चलो आगे बढ़े जी, यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल जो है मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल जो है मेरे मित्र बहुत ही प्यारा सवाल है, बेहतरीन सवाल है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत बेहतरीन है। देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं पूछा है, अभी हम बताए थे, यहां पर समझिएगा, ये हमारा सुधार लीजिएगा, ठीक है, ये रूट है, ठीक है। चलिए ये रूट है हमारा, कह रहा है परिमेय संख्याएं कौन सी है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, ये हमारा इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका देखिएगा, ये हमारा इस प्रकार लिखा हुआ है, आप नहीं दिख रहा होगा आप लोग, ऐसे इस प्रकार है, बट्टा के रूट दू। तो ये तो कट जाएगा हमारा, दू परिमेय संख्या होता है, अभी बताया हमको, जिसे पी बटा क्यू के रूट, अब दू को हम लिख सकते हैं 2 बटा 1, है ना। तो ये हमारा तो परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब लगता है यही पूछा था परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए इसका भी रूट नहीं निकसेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए कोई दिक्कत यहाँ से, इसका भी नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये हमारा आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। मैंने पहले ही शुरू में ही बता दिए थे, शुरू में क्या बताए थे मैंने कि दो क्रमिक सम संख्याओं बताए थे हम कि दो लगातार सम संख्या, क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार होता है मेरे मित्र। क्रमिक मतलब क्या होता है जी, लगातार होता है। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मासा पूछा है, महत्तम समवर्तक पूछा है, तो चुटकियों में उड़ाएंगे हम। देखिएगा, तो दो जैसे लगातार बोला है, जैसे मान लिया जाए 2 बोल दिया है और क्या बोल दिया है, 4 बोल दिया है, और इसका एचसीएफ बोला है 2 और 4 के क्या बोला है, लगातार तो यही हुआ जी क्रमिक। यस, और वो भी सम है, ये भी सम है, लगातार सम ही हुआ। तो इसका मासा क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। बल कैसे होगा सर, आप तो ओलझोल बतिया रहे हैं हमसे। चलिए ओलझोल नहीं मेरे मित्र, यहाँ पर समझिए बात को। अब भागा देते हैं छोटका से कौची में, बड़का में, ऐसे निकलता है महत्तम समवर्तक। देखिए 2 दूना के 4, आओ ऐसे बउआ कट गए जी, आ एकरे वाला कटल का ऊपर वाला क्या होता है, तब महासा होता है, महत्तम समवर्तक होता है, हाईएस्ट कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यस या नो, यस। चलिए आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा बी। चलिएगा कोई दिक्कत, अगर आपसे यहां पर पूछा होता कि लगातार 2 प्राकृतिक संख्याओं का मासा क्या होगा, तो 1 होगा। लगातार दो आभास संख्याओं का मासा क्या होगा, तो 1 होगा। समझ में आया बात को, यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो गया है। तो चलिए यहां से चलते हैं। चलिए अगला सवाल जो है बहुत ही खतरनाक सवाल है, अगला सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है। देखिएगा, एक घात वाला बहुपद कहलाता है क्या। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको बेसिक बताएंगे, आपको बेसिक से बताएंगे। चलिए ये आपको ग्रीन, चलिए ये ले लेते हैं रेड कलर। देखिए यहाँ पर अगर आपसे हम बात करें, चलिए यही अच्छा रहेगा ना, चलिए यही लेते हैं। यहाँ देखिएगा, एक घात वाला पूछा है, एक घात वाला को बोलते हैं रैखिक बहुपद। देखिएगा ध्यान से, एक घात वाला को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात जिसका रहेगा, एक घात वाला बहुपद को बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं,
रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक। और द्विघात वाला के बोलते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात। और त्रिघात वाला के बोलते हैं, तीन घात वाला के बोलते हैं त्रिघात। क्या बोलते हैं? त्रिघात। क्या बोलते हैं? त्रिघात। आपको समझ में आया है? देखिए, एक घात वाला पूछा बहुपद तो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अगर द्विघात वाला पूछा तो द्विघात बहुपद। अगर त्रिघात वाला पूछा तो तीन घात। समझ में आया बात को? यहां से अगर कोई भी सवाल आपसे पूछे तो आपको क्या हो जाएगा? आपका समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्लीन करते हैं आगे सवाल। अगला सवाल जो है देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। द्विघात बहुपद के कौन पूछा है यहां पर? समझिएगा बात को, यहां पर भी आपको बेसिक बताएंगे। चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा है। द्विघात बोले है, इसका मतलब होगा, इसका मतलब शून्यक कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। द्विघात पूछेगा तो शून्यक 2, त्रिघात पूछेगा तो शून्यक 3, रैखिक बहुपद पूछेगा तो शून्यक 1। चलिएगा, क्लियर? तो द्विघात बहुपद के शून्यक कितना होगा? 2 होगा। त्रिघात के क्या होगा? 3 होगा। चतुर्घात के क्या होगा? 4 होगा। लेकिन चतुर्घात के कभी जीवन में पूछा ही नहीं है, तो अब पूछेगा भी नहीं जन्म में। तो इस बात को आप ध्यान से अब दिमाग में बैठा लेंगे कि ये सवाल हमारा पूछेगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपका जो है क्या है? नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे मित्र? यहाँ से गौर करेंगे, बहुत ही खतरनाक सवाल है। आपसे आपको बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं? किसे और बड़ा करें हम? बहुत ही बढ़िया। चलिए, और चलिए, अब दिख रहा है? बहुत सारा आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। चलिए देखिए, देख लीजिएगा बार सवाल को, क्या है ना। चलिए, अब इधर देखिए, द्विघात बहुपद के 4x² प्लस 4r, ठीक है, प्लस के 1 के शून्यक जो है क्या होगा? योग होगा, योग। द्विघात बहुपद के शून्यक के योग पूछा है। देखिए, हम बताए थे आपको द्विघात बहुपद में, सुनिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है। अभी आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद में जो होता है हमारा 2 शून्यक होता है। तो द्विघात बोला है, इसका मतलब 2 शून्यक होगा, अल्फा एगो होगा और एगो बीटा होगा। तो दोनों को अगर योग करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा के क्या होता है? ए होता है। माइनस बी बटा के ए होता है। लेकिन अगर द्विघात बहुपद के अगर गुणनफल पूछता तो दो के, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहां से चलिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक अगर पूछा है तो इसका मतलब 2 शून्यक होने वाला है। एक हमारा क्या होगा? शून्यक अल्फा होगा और एक क्या होगा? बीटा होगा। और योग पूछा है तो होता है माइनस बी बटा के क्या होता है? ए होता है। अगर आपसे पूछा होता गुणनफल, क्या पूछा होता? गुणनफल पूछा होता तो देखिए, दिख रहा है ये रेड पेन, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा अगर गुणनफल पूछा होता तो हो जाएगा यहाँ से हमारा c बटा के a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c बटा के a। पूछा क्या है? द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ध्यान सुनिएगा। अब हम जानते हैं, ये वाला आपको पता होगा, आप पढ़ के आए होंगे कि ये हमारा होता है ए का मान है, ई हमारा जो है इसके साथ जो है बी का मान है, ई हमारा जो है क्या है? सी का मान है। तो ए का मान हो गया 4, अब बी का मान क्या हो गया? अभी 4, और सी का मान क्या हो गया? 1 हो गया इन्हें। अब बैठा लीजिए, शून्यकों का योगफल पूछा है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए होता है। अब माइनस बी अब माइनस बी की जगह कितना मान है? 4 है, तो 4 दे दिए। ए के मान कितना है? 4 है, 4 दे दिए। और 4 से जब 4 के काट देंगे तो माइनस के 1 आंसर हमारा ऑप्शन है, कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। लेकिन यही सवाल में अगर आपसे पूछ दिया जाता कि द्विघात बहुपद के, आप बताइए गुणनफल क्या होगा? द्विघात बहुपद के गुणनफल अगर आपसे पूछा होता तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लगाते? सी बटा ए। और सी का मान मेरे मित्र 1 है, सी का मान यहां से 1 हो जाता, और डी का और ए का मान क्या होता? 4। ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन सा रहता? ऑप्शन नंबर डी रहता। लेकिन ऐसा पूछा है सवाल में? क्या नहीं पूछा है। आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक का योग ज्ञात कीजिए। योग मेरे मित्र ये होता है, ये हमारा गुणनफल होता है। लेकिन आपको बता देते हैं, आपको जानकारी के लिए
आपको ज्यादा जानकारी के लिए एक चीज और आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर यहां से पूछता द्विघात बहुपद की जगह त्रिघात पूछ देता तो आपका दिमाग चल जाता बोरा में, है नहीं, और आप ही बोरा में चल जाते। लेकिन आपसे बोरा में जाने से क्या करना है, बचना है मेरे मित्र। तो बोरा में जाने के लिए आप देखिए हमसे बचने के लिए त्रिघात बहुपद का अगर पूछा होता तो त्रिघात बहुपद का क्या होता है, समझिएगा बातों को। त्रिघात बहुपद का यहां से हमारा क्या हो जाएगा, तो त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, अल्फा और प्लस बीटा और प्लस गामा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिघात बोलता तो त्रिघात के हमारा क्या है, 3 गो शून्यक आने वाला है, एगो अल्फा एगो बीटा एगो गामा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, हमारा गामा बराबर क्या होता है, तो -b/a। अगर बोलता कि दो त्रिघात बहुपद के दो शून्यंकों का योगफल, दो शून्यंकों का योगफल मतलब क्या समझा तुम, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है, c/a होता है। क्या है, दो शून्यंक के गुणनफल का योग है। त्रिघात बहुपद के दो शून्यंक का योगफल क्या है, योगफल है, ठीक है। अगर पूछा आपसे होता कि तीनों के गुणनफल, त्रिघात बहुपद के तीनों के गुणनफल, इसका मतलब अल्फा 3 गुणनफल होने वाला है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा नहीं, अच्छा ये ऑप्शन है, ये है, चलिए बहुत बढ़िया। हम सोचे, चलिए देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से बहुत लेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग। तो क्या है हमारा सवाल, देखिएगा ध्यान से, आप देखिएगा सवाल को। कह रहा द्विघात बहुपद के संगत आलेख एक्स अक्ष अधिकतम कितनी बिंदुओं को काटता है। बहुत ही आपको बढ़िया सवाल है, आप समझिएगा बात को। जो आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आपको सर बताए होंगे तो आपको पता होगा। चलिएगा यहां से देखिएगा, हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि मेरे मित्र एक्स अक्ष क्या होता है, समझिएगा। ये हमारा जो होता है, ये ग्राफ आपको बताते हैं पहले। ये हमारा जो होता है, ये हमारा बाई अक्ष होता है। क्या होता है, बाई अक्ष होता है। और ये जो होता है हमारा एक्स अक्ष होता है। क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है या नहीं। ये हमारा ग्राफ आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कह रहा अधिकतम कितने बिंदु पर काटता है, समझिएगा। अब द्विघात बोला है, अगर रैखिक बहुपद बोलता तो रैखिक बहुपद इसका मतलब इसको जो काटेगा सिर्फ एक बार काटेगा। क्या काटेगा, एक बार काट दिया। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, चलिए एक बार यहाँ पर काट दिया है। यहाँ पर काटा कि नहीं काटा है, देखिए एक बार काटा है जी, एक बार काटा है। तो ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद को आलेख जो है एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष को कितना बार, एक बार। रैखिक बहुपद बोलता तब, ये कौन बोलता, रैखिक बोलता तब। लेकिन अगर बोला यहां से द्विघात बहुपद, अब एक सच को बोला है, इसका मतलब जो है इसको काटता है कितना बार, 2 बार। कितना बार, 2 बार। देखो यहां से देखिए आप 2 बार काट रहा है कि नहीं, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए यहां से 2 बार काट रहा है कि नहीं। एक बार यहां काट दिया, एक बार क्या काट दिया, यहां काट दिया। काटा कि नहीं काटा, चलिए देखिए आपको काटा कि नहीं काटा, यहां से काटा। देखिए देख रहे हैं, एक सच को कितने बार काटा है, 2 बार काटा है। इसका मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात, देखो द्विघाते का संगत पूछ रहा है एक सच को कितना को। अगर बोलता हमारा त्रिघात को, एक सच को कितना बार काटता अधिकतम, तो अधिकतम त्रिघात को 3 बार। देखो 3 बार काट रहा है, यहां से काट रहा है। लेकिन हाँ शर्त है यहाँ पे, एक्स अक्ष को काटना चाहिए, बाई अक्ष को नहीं। चलिए यहां से एक्स अक्ष को काट रहा है ना, तो हमारा क्या है, देखिए एक सच को कितनी बार काट रहा है, ये हमारा 3 बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है, 3 बार। तो अधिकतम अगर त्रिघात बहुपद के पूछता तो अधिकतम 3 बार, अधिकतम 3 बार। यहां पूछा है क्या, 2 द्विघात बहुपद के। देखिए द्विघात मतलब 2, इसका मतलब कितना बार काटेगा, 2 बार काटेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बहुत ही बढ़िया आया है आपको। चलिए बहुत, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका जो है हमारा, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहां से आपको समझ में आएगा, गारंटी इसका मैं लेता हूं। यदि द्विघात बहुपद के इतना शून्य के इतना के का एक शून्यंक 2 है तो के का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है।
आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा, k का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। अब हम सभी जानते हैं, यहां से आप लोग यहां से ध्यान देंगे। चलिए, ऑप्शन दिख रहा है। चलिए, अब मैं पेन लेता हूं यहां से। चलिए, अब देखिएगा ध्यान से, द्विघात बहुपद के ये इतना है, शून्य कितना है। देखिए, कुछ नहीं करना है, ये जो शून्य दिया गया है बस x की जगह जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना है मेरे मित्र। अब पुट करने के बाद आप देख पाएंगे, पुट करने के बाद आप जो है देख पाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए, x की जगह पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2k क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस, ये 3 गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस के क्या हो जाएगा हमारा k हो जाएगा। अब बराबर के हमारा क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे 0। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस के 3 दूना के 6 प्लस के क्या हो जाएगा k हो जाएगा, क्या हो जाएगा k हो जाएगा। आई 6 4 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब प्लस के k बराबर के 0, ये जैसे ही k उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो हमारा माइनस में हो जाएगा k, तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा माइनस के 10। आपको ऑप्शन नंबर कहीं आपको दिख रहा है, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको कहीं पर दिख रहा है जी, आप कहेंगे यस सर, आप तो हीरा के स्क्वायर हैं सर। चलिए, यहाँ से आपको समझ में आई बात है, कहीं पर दिक्कत तो है तो बोलिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया आप लोग। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल आपका देखिए बोर्ड स्क्रीन पर है, और ये सवाल के किस मान के लिए, 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 या जो समीकरण इतना 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 जो है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आपको पता है, इसमें आपको पहले बेसिक मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा, बेसिक। आपको बहुत ही, आपको ये सब कुछ नहीं जी, आप बेसिक सिर्फ मेरा पढ़िए, देखिए कैसे मजा आएगा आपको। चलिए, अभी आपको बताते हैं हम ये सवाल को, ये सवाल को हम ऐसे ही रेल देते हैं, ठीक है, आप समझिए, सिर्फ उसको दिखना चाहिए। चलिएगा, यहाँ समझिएगा बात को, एक बात समझना ये है। अच्छा, चलिए हम इसमें चलते हैं, समीकरण एक बार आते हैं हम बैक, यहां पर समझिएगा आप। चलिए, यहां पर समझिएगा, आप लोग समझाना क्या चाह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा। पेन लेते हैं, ठीक है, पेन में ब्लैक लेते हैं, ब्लैक आपको दिखेगा, देखते हैं, ब्लैक दिख रहा है, नहीं दिखेगा, येलो भी नहीं दिखेगा, ब्लैक ही ठीक रहेगा। चलिए, दिख रहा है बोर्ड पे जी, बहुत बढ़िया, ब्लैक। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ देखिएगा आप लोग, हम जो बताने वाले हैं उस पर खाली आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका सवाल जो है धजिया उड़ा दीजिएगा आप लोग। देखिए, आपको हम बताते हैं सबसे पहले समीकरण, क्या बताते हैं, समीकरण, समीकरण। और समीकरण को हमारा 2 भागों में बांट दिया गया है। समीकरण को कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। 2 भागों में समीकरण को बांट दिया गया है। और समीकरण के 2 भागों में कौन कौन सा समीकरण, तो आप ध्यान दीजिएगा। समीकरण एक होता है जो हमारा होता है संगत समीकरण, क्या होता है, संगत समीकरण, संगत समीकरण। और दूसरा जो है हमारा असंगत समीकरण है, असंगत समीकरण। देखिए, संगत समीकरण उसको बोलते हैं जिसका चर मान क्या होता है, निकल जाता है, जिसका चर मान निकलता है, जिसका चर मान निकल जाएगा वो हमारा संगत समीकरण होगा। जिसका चर मान नहीं निकसेगा, जिसका x का मान y का मान नहीं निकसेगा, वो हमारा जो होता है असंगत समीकरण होता है। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बातें आपको ज़्यादा लाभदायक है वो आपको समझ में आने वाला है। देखिएगा ध्यान से, चलिएगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कतई नहीं समझ में आया होगा, ये बात को हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप बात ध्यान देंगे यहाँ पर तो देखिएगा, संगत समीकरण हमारा भी होता है 2 प्रकार के। संगत समीकरण भी हमारा क्या होता है, 2 प्रकार के होता है। संगत समीकरण जो होता है हमारा 2 प्रकार के कौन कौन सा होता है, एक तो हमारा होता है जिसका केवल एक हल हो, जिसका केवल एक हल हो, और एक तो होता है हमारा जिसका केवल अनंत हल हो, जिसका अनंत, अनगिनत लिख दो, क्या लिख दो, अनगिनत,
अनगिनत, क्या लिख दो, अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत। देखिए देखिएगा, ओ माय गॉड क्या हो गया, नहीं आया, ओहो चलिए कोई बात नहीं, फिर से आपको बता रहे हैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, होता है। ये लो देखिए, हम बताएं क्या बताए थे आपको, असंगत समीकरण में जो होगा हमारा कोई हल नहीं होगा। चलिए यहां से समझिएगा बात को, यहां पर क्या है कि जिसका केवल एक हल होगा, तो इसका जो हमारा केवल एक हल है, यहां पर समीकरण युग्म दिया रहेगा, ठीक है। इसे आप देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे आप, इसको ग्राफ बनाएंगे, समीकरण जब दो को दिया हुआ रहेगा युग्म के रूप में, तो आप समीकरण बनाएंगे, तो इसका जो ग्राफ, इसका जो पहले हम आपको क्या बताते हैं, समीकरण क्या बताते हैं, केवल एक हल होने के लिए समीकरण क्या हो सकता है, तो समीकरण जो होगा हमारा, ये हमारा होगा a1 बटा के a2 होगा, बराबर नहीं होगा b1 बटा के b2, बराबर नहीं होगा b1 बटा के b2। तब हम क्या समझेंगे, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं होगा, a1 बटा a2 के बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो हम समझेंगे कि केवल एक हल है इसका, क्या है, केवल एक हल है, केवल क्या है जी, एक हल है, केवल क्या है, एक हल है। समझिएगा बात को, इसका अगर जो ग्राफ अगर बात करेंगे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा प्रतिच्छेदी बनेगा। देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक ही बिंदु पर काटेगा, यहाँ जो देखिए जब बराबर नहीं होगा तो आगे भी हमको चेक नहीं करना C1 बटा C2, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब पहले बराबर नहीं होगा तो आगे काहे चेक करेंगे, है नहीं। चलिएगा, तो हमारा इसका जो है ग्राफ जो होगा ये हमारा इससे होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। मतलब इसका मतलब होता है कि एक ही बार कटा है, इसका मतलब क्या होता है, एक ही बार कटा है, इसका मतलब क्या होता है, एक बार कटा है, तो एक बार मिला है, इसका मतलब देखिएगा। तो अगर आपसे पूछे क्या होगा इसका समीकरण, तो a1 बटा a2 नहीं है, बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। देखिए ध्यान से, हाँ अगर आपसे यहाँ पर, तो इसका बोलेंगे ग्राफ कैसा होगा, तब क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी, प्रति क्या होगा, छेदी होगा। लेकिन अगर आपसे बोले जाए कि बताइए विरोधी है कि अविरोधी है, और इसको एक और नाम है, इसका अद्वितीय हल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्यों बोलते हैं मालूम है आपको, अद्वितीय हल इसलिए बोलते हैं मेरे मित्र इसको कि द्वितीय का मतलब दो होता है, आ का मतलब नहीं होता है, मतलब इसका द्वितीय हल नहीं है, मतलब केवल एक हल है, केवल क्या है, एक हल है। इस बात को आप दिमाग में भेजे में आप बैठा ले मेरे मित्र कि अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, मतलब द्वितीय हल नहीं। तो दोनों बात ही सेम है। कैसा ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी होगा। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। चलिए नेक्स्ट सवाल जो हमारा क्या है, ये हमारा अनगिनत हल होने के लिए आपको बता रहे हैं, क्या होगा। अच्छा ये बताइए, अविरोधी होगा कि विरोधी होगा, बताइए आप, विरोधी होगा कि अविरोधी होगा, विरोधी होगा कि अविरोधी होगा, आप कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अनगिनत हल होने के लिए आपको बता रहे हैं, क्या चीज, अनगिनत हल। अनगिनत हल जो होगा हमारा, इसमें इसका अगर समीकरण की बात करेंगे हम, तो a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसका समीकरण एक है। अनगिनत हल होने के लिए ये समीकरण होता है, और अनगिनत हल होगा तो ये हमारा कैसा है, तो संगत समीकरण है। देखो संगत और असंगत, जिसका समीकरण जो कोई ना कोई बिंदु पर कटेगा उसको बोलते हैं संगत। ये दोनों जो है कोई ना कोई बिंदु पर कट रहा है, देखो कट रहा है कैसे, तो ये हमारा जो इसका जो ग्राफ बनेगा देखो ऐसे बनेगा, एक इसी पर कट जाएगा हमारा, इसी पर, यहीं पर कट जाएगा, ऐसे एक ही पर बन जाएगा। तो कई बार भी बहुत सारा कट सकता है, बहुत जगह पर कटता है, नहीं कटता है, एक ही पर हो गया हमारा, एक ही पर, क्या चाहिए, एक ही पर। तो हम कहेंगे हमारा जो है एक ही पर सूत गया ना जी, एक ही पर सूत जाएगा, इसका मतलब सब बराबर, दोस्तों आपने नहीं रहता बराबर, तो एक के पर सूत जाएगा, इसी को बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं जी, समपाती। क्या बोलते हैं जी, समपाती। क्या बोलते हैं बुआ, समपाती। क्या बोलते हैं बुआ, समपाती। चलिए समपाती, देखो बुआ यहाँ से ध्यान दो, चलिए समपाती, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बुआ, समपाती। तो समपाती होने के लिए क्या चीज,
क्या है शर्त, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। दिक्कत, कोई दिक्कत है मेरे मित्र? नहीं। यहां से देखिएगा, कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए आपको बताए थे हम, यहां पर कोई हल नहीं होने के लिए a1 बटा a2 बराबर के b1 बटा के b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा के c2। यहां पर देखिएगा e बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। जब ये दोनों बराबर हो जाए, अगला भी चेक करेंगे तो c1 बटा नहीं होगा तो बोलेंगे इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब कोई हल नहीं किसका होता है? असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इसका समीकरण देख लीजिए आप, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर। अगर अब बात करें कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा ये कभी मिलबे नहीं करेगा। ये दोस्तों बात, 3 गो दोस्त है, ये कभी मिलेगा दोस्तों जी? कर हम नहीं मिलबो नहीं मिलबो नहीं मिलबो और नहीं मिलबो तो मतलब कि तो जो ऐसे हम जीवो ऐसे है ना जी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस समांतर में जा रहा है, एक दूसरे के क्या है? समांतर में। तो कभी ये मिलेगा, इसे कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे सट के जाता लहरिया कट के मार के तो मिल जाता, लेकिन कह रहा है हम मिलबे नहीं करबो दोरा से। इसका मतलब की है, इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। तो कोई हल नहीं होने के लिए इसका ग्राफ क्या होता है? समांतर होता है। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 नहीं होता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इतना चीज आपको समझ में आया है, आपको बेहतरीन से आपको समझ में आया होगा। इस चीज को हम गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। इस चलिए, दोनों में देखिए, संगत समीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें जिसका हल निकसेगा संगत समीकरण, जिसका हल इसको भी निकल रहा है इहो संगत समीकरण, इहो संगत समीकरण, ये होगा संगत नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा? असंगत होगा। अब बताओ, ये विरोधी है कि अविरोधी? ये विरोधी है कि अविरोधी? बताइए। ये मिलने से क्या कर दिया? विरोध कर दिया। मिलने से क्या कर दिया? विरोध। इसको इसलिए बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं? विरोधी। विरोधी। इसको क्या बोलते हैं? अविरोधी। अविरोधी है ना, क्योंकि मिल गया, विरोध कहाँ किया? मिलने से विरोध नहीं किया। ठीक है, ये हमारा विरोधी हो गया। चलिए, तो इतना चीज आपको देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट था ये, आपको तो क्लियर करें हम इसको। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आप देखिए सवाल क्या कर रहा था, गौर से आप पढ़िएगा। देखिए यही सवाल था ने। देखिए क्या कर रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना है इतना है। देखो समीकरण आपको लिख देते हैं, समीकरण क्या है समझिएगा पहले। ये जब भी रहेगा आपको समीकरण युग्म के रूप में रहेगा, जोड़ा के रूप में रहेगा। देखिए समीकरण क्या कर रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। चलिएगा, देखिए समीकरण, देखिए माइक की आवाज आ रहा है? देखिए, चलिए देखिए आप बात को पहले यहां ध्यान दीजिए। चलिए, समीकरण जो लिखा गया आपको ध्यान समझिएगा। समीकरण क्या है हमारा? देखिए समीकरण क्या है हमारा, देखिए यहां ध्यान से। समीकरण ये है हमारा, देखिए समीकरण मैं लिख रहा हूं 4x प्लस 3y ई बराबर के ई साइड आएगा ने, तो हमारा -5 बन जाएगा। समीकरण हो गया। आइए हमारा समीकरण क्या है? 2x है और प्लस के वाई है और बराबर के इस साइड आएगा तो हमारा -1 हो जाएगा। हम सभी जानते हैं a का मान कितना है जी? a का मान है 4 और b का मान कितना है जी? 3। b1 है, a1 है, b1 है और c1 के मान कितना हो जाएगा जी? -5। और a2 के मान क्या हो जाएगा जी? तो 2 हो जाएगा। और b2 के मान क्या हो जाएगा जी? तो k हो जाएगा। और C2 के मान क्या हो जाएगा जी? तो -1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कौन सी कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कोई हल नहीं। अब पहली बता दिए थे मेरे मित्र कि कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल, जरा सा सुनिएगा, कोई हल नहीं होने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी वाला क्लास में कि कोई हल नहीं होने के लिए समीकरण जो है हमारा, कोई हल नहीं होने के लिए हम बताए थे a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर नहीं है c1 बटा के c2। इसका कोई हल, यहाँ पर 3 बटा कितना होना चाहिए? चलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ चलिए देखिए यहाँ पर जो होना चाहिए अभी बताएं ना आपको। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 बटा के 2 कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका क्या है? सही है। ठीक है, 3 बटा के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 बटा के 2 हो जाएगा, आप सही कर लीजिएगा। ठीक, कभी भी 3 बटा 4 नहीं आएगा। ठीक है, अब किसी भी तरह कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल है आपका क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ये मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा जो है, अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए
नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा, यहाँ पर क्या है, के किस मान के लिए समीकरण जो है निकाय इतना 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 है, तो इतना बात वही कॉन्सेप्ट फिर आ गया है, फिर वही सवाल है। आपको कॉन्सेप्ट बताएं कितना समझ में आ रहा है, देखिएगा यही सवाल कर रहा है। अनगिनत हल होने के लिए आपको बताए थे, एक अभी कॉन्सेप्ट बताया है इसके पहले क्लास में, और वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, अनगिनत हल होने के लिए हम बताए थे आपको मेरे प्यारे मित्र कि अनगिनत हल होने के लिए आपको एक चीज़ बताए थे हम, और वो चीज़ क्या था हमारा, जरा देखिएगा आप ध्यान से। चलिए देखिए, वो हम बताए थे क्या, अनगिनत हल होने के लिए A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2 बताए थे, ऐसा अनगिनत हल होगा, बताए थे जी। तो अनगिनत हल होने के लिए ये आपको बताए थे, तो आप यहाँ से गौर कीजिएगा। अनगिनत हल होने के लिए देखिए, समीकरण पहले आप अच्छा से सजा लीजिए इसको। समीकरण को सजाने के लिए आता है 4x है, 4x और प्लस के वाई और बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस के 6। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x और माइनस के 4y और यहाँ से माइनस के 3 हो जाएगा। अब देखिए ये A1 का मान हो गया, A2 के मान, B1 का मान, B2 के मान, C1 के मान, C2 के मान हो गया नहीं। इतना तो आपको समझ रहे होंगे, बार बार लिखना थोड़ी नहीं जी। यहाँ पर देखिएगा A1 बटा के A2 समझिए, तो क्या हो जाएगा A1 बटा के A2 कितना हो जाएगा 4 बटा के 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए के बटा के बराबर है तो बराबर दीजिए, B1 के मान कितने के दीजिए, यहाँ से माइनस के 4 है तो माइनस के क्या दीजिए 4 दीजिए, माइनस के क्या दीजिए 4 दीजिए। यहाँ से बराबर के है क्या चीज़ C1 बटा C2, C1 का मान कितना है -6 बटा के माइनस के 3 है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब यहाँ से क्या कीजिए आप, अब बना सकते हैं। देखिए अब या तो ऐसे ऐसे निकाल लीजिए या तो ऐसे ऐसे निकाल लीजिए, कहीं पर भी ऐसे भी गुना कीजिएगा इससे भी गुना कीजिए तो उतना आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर कितना होगा 4 चौका 16 होगा, माइनस के 16 और यहाँ से बराबर के 2 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 के, यहाँ से कट जाएगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। तो के बराबर के कितना आया माइनस के 8 आया, माइनस के 8 है ऑप्शन में, देखिए जरा सा तो है कि नहीं है, देखिए जी माइनस के 8 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर इधर भी कीजिएगा तो वैसे ही आएगा, देखिए आप इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए छो चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इधर के हम 3 के करेंगे तो 8 के 24 नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, ना होगा जी, सेम देखिए जी कर रहे हैं। छो चौका 24 तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। 3 के 8 के 24 आया, -8 आया। अब कर सकते हैं, कर सकते यहाँ से भी मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपका सवाल, यही है ना। चलिए ये है आपका सवाल, आपको दिख रहा होगा, ये आपका सवाल है, आपको क्या हो रहा है दिख रहा होगा। देखिएगा समीकरण निकाय जो है 5x3 प्लस इतना इतना है 6x तो इतना इतना, तो किस प्रकार का हल संभव है, किस प्रकार के हल कार्य संभव है। संभव होने के लिए आप चेक कर लेते हैं संभव किस प्रकार के हल है। हल आपको बताएं समीकरण जो होता है 3 प्रकार के है ने, कि एक होता है अनगिनत हल, कोई हल नहीं, और अनंत हल होता है। तो देख लेंगे किस प्रकार के संभव है, हम अपने से चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए जानते हैं A1, देखते हैं किस पर कौन ला फॉलो रूल करता है, कौन सा समीकरण। तो 5 बटा क्या है A1 के मान क्या है हमारा 5, देखिए देखिए A1 के मान क्या हमारा तब 5 है। चलो जी समीकरण लिख लो जी, तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। 5x माइनस के 3y प्लस के 2 है, प्लस के कितना है 2 है। यहाँ से जो हमारा हो जाएगा 6x हम प्लस के y और माइनस के 2, माइनस के 2 है, समझिएगा बात को। यहाँ से माइनस के 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा 5 बटा के 6, यहाँ से 3 बटा के y, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बटा के -2 नहीं। अब किस प्रकार के हल है, हल आपको बताएं समीकरण जो होता है 3 प्रकार के है ने, कि एक होता है अनगिनत हल, कोई हल नहीं, और अनंत हल होता है। तो देख लेंगे किस प्रकार के संभव है, हम अपने से चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए जानते हैं A1, देखते हैं किस पर कौन ला फॉलो रूल करता है, कौन सा समीकरण। तो 5 बटा क्या है A1 के मान क्या है हमारा 5, देखिए देखिए A1 के मान क्या हमारा
तब 5 है। चलो जी समीकरण लिख लो जी, तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। 5x माइनस के 3y प्लस के 2 है, प्लस के कितना है 2 है। यहाँ से जो हमारा हो जाएगा 6x हम प्लस के y और माइनस के 2, माइनस के 2 है। समझिएगा बात को, यहाँ से माइनस के 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा 5 बटा के 6, और यहाँ से 3 बटा के y, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बटा के -2 नहीं। चलिए ऐसे है जी। अब बताइए ये तो हो रहा है बराबर, हमारा पहलू की भी बराबर नहीं हो रहा है जी, तो इसका केवल क्या होगा एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल, केवल क्या होगा एक हल, एक हल है, केवल एक हल, केवल एक हल। देखते हैं ऑप्शन में जी, ऑप्शन में आपको देख रहे हैं, ऑप्शन में देख रहे हैं केवल एक हल, हल है संभव नहीं है, अनेक हल है, अद्वितीय। देखिए अद्वितीय हल को ही बताए थे शुरू में हम, क्या अद्वितीय हल, दो हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब दो हल नहीं, दो हल नहीं, तो दो हल नहीं मतलब कौन सी अद्वितीय हल, मतलब अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए सवाल क्या हमारा, रैखिक समीकरण के युग में जिसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है, अभी हम बताए थे, अभी हम बताए थे, कहे हम बोले ना ये कॉन्सेप्ट पर सारा सारा बन जाएगा हमारा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए आपको बताए थे अभी हम बताए थे कोई हल नहीं होने के लिए संगत युग्म। देखिएगा संगत होगा हमारा, संगत होगा, बताए थे संगत होगा, और ये क्या है हमारा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए क्या होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा संगत होने के लिए नहीं है, कोई हल नहीं कब होगा जब हमारा असंगत युग्म होगा, असंगत समीकरण होगा तभी हमारा कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। संगत होने के लिए तो एक हल अब केवल अनंत हल होता है नहीं। चलिए तो यहाँ से क्लियर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है। चलिए ये हमारा टाइमिंग देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल जो है हमारा, रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की कितनी विधियां बीजगणितियां हैं। रैखिक समीकरण को बताए थे हम, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको पता होगा। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 5 विधियां हैं। कितने विधियां हैं 5 विधियां हैं। कितने विधियां हैं 5 विधियां हैं। और कौन कौन है आपको बताए थे क्या, ग्राफीय विधि, हाँ ग्राफीय विधि और विलोपन विधि, प्रत्यास्थापन विधि और कार्तिक समानुपाती, तो यही सब 5 विधि है। कितनी विधि है 5 विधि आपको बताए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 5 विधि, 5 विधि कितने हो जाएंगे 5 विधि। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए क्लियर यहाँ से। चलिए कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत है जी, बैटरी लो हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां से देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा आप देखिएगा ध्यान से, यही सवाल नहीं है। चलिए असंगत समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित कैसी रेखाएं होती है। असंगत समीकरण बोल दिया, असंगत कैसी होती है। असंगत बताए थे, असंगत, असंगत मतलब जिसका कोई हल नहीं, जिसका कोई हल नहीं है मेरे मित्र। तो हम जानते हैं कि क्या होता है समांतर होता है। असंगत के क्या होता है दोस्तों बताएं, तीनों दोस्तों जो है ने कहा था कि हम नहीं तो रस नहीं मिलवाओ ऐसे जी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, इसका कोई हल नहीं है। और बताएं थे इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होने वाला है एक दूसरे के समांतर होगा। बोला इसका दोस्तों कि हम नहीं मिलबो तो रस जो, ये दोस्तों बोला हम नहीं मिलबो जो, चलो तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आपका आंसर। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आपका ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो देखते हैं आज कितना करा पाते हैं। ठीक है
चलिए, असंगत समीकरण के हल कितने होते हैं? असंगत समीकरण के हल कितना होता है? असंगत समीकरण कितना हल होता है बताइए? अभी बताए थे, सब उसी कॉन्सेप्ट पर है। असंगत समीकरण के कोई हल नहीं होता है, असंगत समीकरण के कोई हल नहीं होता है। अभी मैंने बताया था, असंगत समीकरण के कोई हल नहीं होता है, असंगत समीकरण के लिए कोई हल नहीं। अनगिनत के लिए बताए थे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। द्वितीय हल होने के लिए, द्वितीय हल तो क्या अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल होने के लिए बताए थे a1 बटा a2 बराबर नहीं है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के अद्वितीय हल। चलिए बहुत बढ़िया। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या है? असंगत समीकरण। देखिए बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? नेक्स्ट सवाल आपको चलते हैं हम, देखिएगा यही सवाल, हाँ ठीक है, यहाँ तक है जी, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे इसके आगे हम, ठीक है, इसके आगे इतना ही काफ़ी है, अगला वीडियो में आपको आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जय हिंद दोस्तों।